नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सीएम शिवराज ने जबलपुर संभाग में यूरिया की आपूर्ति के संबंध में फॉलोअप बैठक की। सीएम ने अधिकारियों से पूछा है कि कल जो हमने तय किया था उस पर क्या क्या कार्रवाई हुई, इसका उल्लंघन करने में जवाबदेह कौन है। वहीं बैठक में जबलपुर कमिश्नर ने जानकारी देते हुए कहा है कि 2 स्तर पर कार्रवाई हुई है। पहले स्तर पर 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिनके नाम द्वारिका गुप्ता, जयप्रकाश सिंह, राजेंद्र चौधरी हैं। द्वारिका गुप्ता ट्रांसपोर्टर हैं जो बिलासपुर से है। उसके 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई, वो फरार है। उसके असिस्टेंट शुभम से पूछताछ हो रही है। वहीं तीसरे व्यक्ति जयप्रकाश सिंह जो भोपाल से हैं, उसको गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है। एफआईआर में नोएडा के राजेंद्र सिंह का नाम है। वहीं उन्होंने बताया है कि दूसरे स्तर पर छापेमारी में अभी 2 गोडाउन में 129 मीट्रिक टन खाद मिला है। बाकी के लिए कार्रवाई जारी है। वहीं सीएम शिवराज ने अधिकारियों से कहा है कि जिन जिलों में खाद की जरूरत है उनमें खाद की कमी ना हो, एडवांस लिफ्टिंग करें और सभी जिलों की समीक्षा कर सीएमओ को बताएं। कोई नहीं बचना चाहिए, वो देख लें और इन्वेस्टिगेट ढंग से करें। इसको निर्मूल करना यार कोई हिम्मत ना कर पाए आगे ऐसी मध्य प्रदेश की धरती पे, और इसलिए कठोर कार्रवाई करके इस तरह की संभावनाएं निर्मूल कर देना है। हमने कस्टडी में ले लिया और एक दूसरा शुभम बिरला है जो क्रिप्सको से, उसको कस्टडी में ले लिया सर। अब इसका जब तक पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करके जानकारी ले कि एक्चुअल इनकी भूमिका क्या है, तभी इसका अरेस्ट करना उचित रहेगा सर। आप बिल्कुल यही करें, आप इसको इन्वेस्टिगेट करें। इन्वेस्टिगेट करके कौन है दोषी जिसने ये किया है उसके खिलाफ एक्शन चाहिए। तो आप ढंग से इसको इन्वेस्टिगेट करिए साइंटिफिक तरीके से, और जो दोषी पाया जाए उसी के खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन ये लाउड एंड क्लियर है, मैं गड़बड़ किसी को करने नहीं दूंगा। गड़बड़ अगर करेगा तो सख्त कार्रवाई होगी, छोड़ेंगे नहीं। तो इस फॉलोअप बैठक में और क्या कुछ हुआ वो हम जान लेते हैं। जानने के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। शरद हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। शरद, फॉलोअप बैठक होना बेहद जरूरी था क्योंकि ये मामला अन्नदाता से जुड़ा हुआ है। हमने देखा है पिछले साल भी खाद का संकट था, किसानों की लंबी लंबी लाइनें सोसाइटीज के बाहर देखी हैं और फसलों को खराब होते हुए भी देखा है। जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो सीधा असर अन्नदाता पर होता है। शरद, बिल्कुल होता है और यही वजह है कि इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गंभीर हैं और उनकी गंभीरता इस बात से उसके अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कल उन्होंने एक एक्शन बैठक ली और फिर आज फॉलो बैठक भी ली, ताकि अधिकारियों को ये कम से कम भान रहे कि ये मामला संज्ञान में है, सरकार के संज्ञान में है, और अगर किसी तरीके की कोई लापरवाही होगी तो फिर दोषियों के खिलाफ में सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये उनके बारे में बात कर रहे हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कार्रवाई करने की। जहां तक बात आज की फॉलोअप बैठक की है, तो इस फॉलोअप बैठक में दरअसल तमाम जो अधिकारी हैं जबलपुर के और भोपाल स्तर के, वो सभी शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री ने पूछा कि कल जो एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे और उसमें किस किस के खिलाफ में एफआईआर हुई, तो जबलपुर के जो कमिश्नर हैं उन्होंने डिटेल बताई कि 3 लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई है, इसमें कुछ की गिरफ्तारी भी हो गई है और पूछताछ भी की जा रही है, और बाकी जो है उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। ये हुई। इसके अलावा एक बात ये भी सामने आई कि जो यूरिया गायब हो गया था उसमें करीब 129 मीट्रिक टन को बरामद भी कर लिया गया है दोबारा से, जो जहां गलत जगहों पर भेजा गया था, तो वो भी जानकारी सामने आई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ये निर्देश भी दिए हैं कि इस मामले में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और एक बात और ध्यान रखें कि आने वाले दिनों में जिस तरीके की गड़बड़ी अभी हुई है ये भविष्य में ना हो, इसकी रोकथाम के लिए भी जो नीति है वो बनाएं और इस तरीके से काम करें अधिकारी कि फिर ऐसा दोबारा ना हो। तो निश्चित ही ये गंभीरता मुख्यमंत्री की इस मामले में दिखाई दी है, लेकिन एक बड़ा सवाल अपने पीछे ये पूरी जो जबलपुर की घटना हुई है वो छोड़ गई है कि आखिरकार इतनी सख्ती होने के बावजूद किस तरीके से, किसकी मिली भगत से इतने बड़े पैमाने पर जो खाद है जो किसानों तक पहुंचना चाहिए वो उन तक न पहुंचकर कहीं और पहुंच गया, और उन किसानों को फ़ायदा ना होके जो बिचौलिए हैं या प्राइवेट जो सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उन तक पहुंच रहा है। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देखना होगा कि आखिरकार इस दिशा में सरकार कैसे और क्या क्या कार्रवाई
आने वाले दिनों में करेगी, ताकि इस तरीके का भ्रष्टाचार दोबारा से रिपीट ना हो। बिल्कुल बड़ा सवाल है ही शरद, क्योंकि रह रहकर प्रदेश में खाद की कमी की बातें सामने आती रहती हैं। बहुत धन्यवाद शरद आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जबलपुर के बिशप की। ईओडब्ल्यू के छापे में नए नए खुलासे हो रहे हैं। बिशप पीसी सिंह महंगे सैर सपाटे का शौकीन था, चार्टर्ड प्लेन से सफर करता था बिशप। ईओडब्ल्यू को कई फोटोज भी इसके मिले हैं। वहीं बिशप पर विदेशी फंडिंग और पैसों के गलत इस्तेमाल का भी शक जताया जा रहा है। सभी 48 बैंक खातों को सीज कर दिया गया है। उसके आयकर विभाग को नकदी और जेवरात ईओडब्ल्यू को सौंप दिए गए हैं। द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन पीसी सिंह पर आर्थिक अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। 2 करोड़ 70 लाख रुपए धार्मिक संस्थाओं को भेजने के आरोप हैं। पैसे का इस्तेमाल धर्मांतरण जैसे गलत कामों में करने की आशंका है। पूरे मामले की ऑल इंडिया कैथीड्रल नागपुर ने घोर निंदा की है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के डिप्टी मॉडरेशन को पत्र लिखा और बिशप के निलंबन की मांग की गई। तो ईओडब्ल्यू ने बिशप पर कार्रवाई की। नए नए खुलासे अब सामने आ रहे हैं। बिशप पीसी सिंह महंगे सैर सपाटे का शौकीन था। ये तस्वीरें देखिए, चार्टर प्लेन से ये सफर करता था। ईओडब्ल्यू को कई फोटोज भी मिले हैं इसके, जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस समय। वहीं बिशप पर विदेशी फंडिंग और पैसों के गलत इस्तेमाल का भी शक जताया गया है। बिशप के सभी 48 बैंक खातों को सीज कर दिया गया है। आयकर विभाग को नकदी और जेवरात ईओडब्ल्यू को सौंप दिए गए। द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन पीसी सिंह पर आर्थिक अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। 2 करोड़ 70 लाख रुपए धार्मिक संस्थाओं को भेजने के आरोप हैं और इन पैसों का इस्तेमाल धर्मांतरण जैसे गलत कामों में करने की आशंका है। पूरे मामले की ऑल इंडिया कैथीड्रल नागपुर ने घोर निंदा की है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के डिप्टी मॉडरेशन को एक लेटर लिखा गया है और बिशप के निलंबन की मांग यहां पर रखी गई। तो करोड़ों का आसामी निकला है बिशप। कई करोड़ों का नगद यहां पर जब्त हुआ है। जेवरात भी यहां पर जब्त हो गए हैं। 48 बैंक खातों को सीज कर दिया गया। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जबलपुर का रुख कर लेते हैं। प्रतीक अवस्थी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, अमूमन हम देखते हैं कि जब ईओडब्ल्यू कार्रवाई करती है, कड़ी से कड़ी जुड़ती हैं, परत दर परत कई राज खुलते हैं। कई राज खुले गए और अभी ये सामने आया है कि चार्टर्ड प्लेन से ये सफर करता था। अब आने वाले दिनों में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और भी खुलासे होने की उम्मीद निश्चित तौर पर। प्रतीक, देखिए बिल्कुल सुमित, चूंकि कुछ हैरत कर देने वाली शिकायतें भी ईओडब्ल्यू के पास पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक हमारे पास जो जानकारी आई है उसमें डी कंपनी से भी कनेक्शन एक शिकायत ने जोड़ा है। बहरहाल ये तमाम जो बिंदु है वो जांच का विषय है, लेकिन जैसे ही ईओडब्ल्यू ने अपना जाल जो है या शिकंजा जो है बिशप पर कसा है, उसके बाद से लगातार नित नए खुलासे हो रहे हैं। सुबह सुबह तो ये तस्वीरें सामने आ गई थी जिसमें वो चार्टर्ड प्लेन से यात्रा कर रहे हैं और ऐसा अनुमान जताया जा रहा था कि ये कहीं ना कहीं उनके करीबी या शायद उनका भी हो सकता है। इस एंगल पर ईओडब्ल्यू अपनी जांच बेशक आगे बढ़ाने जा रही है। विदेशी फंडिंग के चलते, आशंका के चलते सभी जो बैंक खाते आए हैं 40 से ज्यादा, उन्हें सीज कर दिया गया है और संभवतः इनके लिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हायर करने जा रही है ईओडब्ल्यू, उनके जरिए ऐसे तमाम संदेहास्पद ट्रांजैक्शंस को ट्रेस किया जाएगा जिसमें या तो फंडिंग बाहर से बड़ी मात्रा में आई हुई हो या इनके द्वारा किसी धार्मिक संस्थाओं को भेजा गया हो। शिकायत के आधार पर यह तो प्रामाणिकता थी कि 2004 से लेकर 2012 तक 2 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि धार्मिक संस्थाओं को भेजी गई है। अमूमन जब धार्मिक संस्थाओं का जिक्र मैं कर रहा हूं तो संभवतः इसका कनेक्शन धर्मांतरण से भी जुड़ सकता है। इस मामले पर भी ईओडब्ल्यू जांच कर रही है और संभवतः यह अनुमान जताया जा रहा है कि विदेशी जो मुद्रा जो बरामद हुई थी घर से, संभवतः कोई राष्ट्रीय एजेंसी भी इस मामले में दखल दे सके जल्दी, या कोई ना कोई प्राथमिकी दर्ज हो सकती है इनके खिलाफ इस मामले को लेकर के भी। फिलहाल जर्मनी पर हैं बिशप जो आरोपी हैं, पीसी सिंह, ये जर्मनी में बताए जा रहे हैं। अब तमाम एंगल्स जो हैं सामने आ गए। इनकी लग्जरियस लाइफस्टाइल का
नमूना इन फोटोग्राफ्स में देखा जा सकता है। ये क्या ये प्राइवेट इनका जेट जो है इन्हीं का खुद का है या किसी और का है, इसकी पतासाजी में भी ईओडब्ल्यू की टीम जो है वो जुट गई है। निश्चित तौर पर नए नए खुलासे हो रहे हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी प्रतीक अब बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, नया अपडेट है सूत्रों के हवाले से। खबर यह है कि डी कंपनी से भी कनेक्शन बिशप के हैं, जांच के विषय। बहुत धन्यवाद प्रतीक आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से बड़ी खबर है, खेल कूद शिक्षक के खाली पदों पर भर्ती होगी। अब अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी। 2022-23 के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी। खाली पदों पर अतिथि शिक्षकों को रखा जाएगा। अतिथि शिक्षकों की विषयवार भर्तियां की जाएंगी। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भर्ती होगी। अतिथि शिक्षक पोर्टल में 21 सितंबर से दिखेंगे खाली पद। 24 सितंबर से 28 सितंबर तक विद्यालयों में जमा होंगे आवेदन। 1 अक्टूबर और उसके बाद से स्कूलों में दी जाएगी ज्वाइनिंग। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खेल कूद शिक्षक के खाली पदों पर भर्तियां की जाएंगी। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी। 2022-23 के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे, संवाददाता रंजना दुबे जुड़े हुई हैं फोन पर। रंजना, राहत और अच्छी खबर हम कह सकते हैं अतिथि शिक्षकों के लिए जो भर्ती का इंतजार कर रहे थे। जी सुमित, बिल्कुल अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत अच्छी खबर भी है, क्योंकि इससे पहले भी उनके लिए भर्ती का एक और मौका मिला था 2 महीने पहले, और अभी एक और मौका भर्ती के लिए अतिथि शिक्षकों के लिए दिया जा रहा है, जिसमें खेल कूद शिक्षक के जो भी पद विद्यालयों में खाली है उन पर अब खेल कूद शिक्षकों की जगह पर जो अतिथि शिक्षक है उनकी भर्ती की जाएगी। और ये जो भर्तियां है विषयवार होगी, उच्चतर जो माध्यमिक विद्यालय है वहां पर। इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत जो रिक्त पद है उनका प्रदर्शन भी जल्द से जल्द होने लगेगा। और उसके बाद आने वाला जो महीना है अक्टूबर का, उसपे जो स्कूल है उसपे अतिथि शिक्षकों को जो पदस्थापना है, नियुक्तियां है, वो भी दी जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो एक और मौका अतिथि शिक्षकों के लिए अब मिलने जा रहा है 2 महीने के बाद, जिसमें अब विषयवार उनको नियुक्ति का एक और जो मौका है स्कूल शिक्षा विभाग देने जा रहा है। सुमित, धन्यवाद रंजना, आपका तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। भोपाल से बड़ी खबर, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी की है स्थानांतरण नीति, ट्रांसफर नीति। ट्रांसफर नीति 2022 जारी हुई है। सामान्य प्रशासन विभाग की जारी होने वाली स्थानांतरण नीति से ये अलग है। नीति के तहत शिक्षकों के स्थानांतरण हर साल गर्मियों की छुट्टियों में होंगे, जिससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर असर ना हो। तो स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी की है ट्रांसफर पॉलिसी। ट्रांसफर पॉलिसी 2022 जारी हुई है। सामान्य प्रशासन विभाग की जारी होने वाली स्थानांतरण नीति से यह अलग है। नीति के तहत शिक्षकों के जो ट्रांसफर हैं वो हर साल अब गर्मियों की छुट्टी में होंगे, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर असर ना पड़े। वहीं मंदसौर में एक मुस्लिम युवती हिंदू धर्म को स्वीकार कर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गायत्री मंदिर में हिंदू लड़के से शादी के बंधन में बंध गई। लड़की राजस्थान के जोधपुर की रहने वाली है। इकरा नाम की इस लड़की का नाम अब इशिका है। इकरा का मंदसौर के रहने वाले राहुल से 3 साल पहले प्यार हुआ था। राहुल जोधपुर में रहकर डांसिंग क्लास चलाता है। दोनों के बीच प्यार हुआ, फिर शादी का मन हुआ। दोनों ने पहले उदयपुर में कोर्ट मैरिज की, उसके बाद अब मंदसौर में लड़की ने धर्म परिवर्तित करते हुए हिंदू रीति रिवाज से शादी कर दी। लड़के के माता पिता इस शादी को लेकर तैयार थे, लेकिन लड़की के घर वाले तैयार नहीं थे। घर वालों को ये शादी मंजूर नहीं थी, इसीलिए लड़की और लड़के के साथ भाग गई और जोधपुर से मंदसौर आ गई, जहां दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है, क्योंकि लड़की के घर वाले इस शादी से नाराज हैं। हमारे घर के पास मिले थे हम, फिर हम एक दूसरे को छत पे देखते थे, फिर ऐसे करके हमारी मुलाकात वगैरह हुई। फिर इनसे बात हुई तो इन्होंने बोला मैं हिंदू हूँ, तो मैंने बोला ठीक है मैं हिंदू बनने को तैयार हूँ। फिर ऐसे करके हमारी बात आगे बढ़ी। फिर आज हमने शादी करी गायत्री परिवार में। तो अगर हम जोधपुर जाए तो कोई मुस्लिम कुछ करे ना, ऐसा कुछ, क्योंकि वो बहुत बोल रहे हैं ना। पहले मेरा नाम इकरा था, अब मेरा नाम इशिका है।
शादी कहाँ पर करी थी आपने और उसके बाद में आज मंदसौर आए हैं यहाँ पर आके क्या? उदयपुर में की थी हमने, अब मंदसौर में आके की है हमने शादी। परिवार में कौन कौन है? परिवार में सब है, भाई है, बहन है, वो पापा वगैरह सब है, बड़े पापा। किन लोगों से खतरा है वहाँ? सबसे खतरा है वहाँ, जितने भी मोमडन हैं। आप डर गए? जोधपुर में तो मैं बचपन से रह रहा हूँ। कब से थे जोधपुर में, क्या करते थे आप? जोधपुर में तो मैं बचपन से रह रहा हूँ और स्टडी करता हूँ और डांस क्लास है, उसका प्रोग्राम करता हूँ डांस क्लास में। कैसे पहचाना? मुलाकात में घर के पास रहते थे, फिर छत पे हम एक दूसरे को देखते थे, फिर धीरे धीरे हमारा मुलाकात हुआ, इससे कॉन्टेक्ट हुआ, फिर आज शादी हो गई। आपके परिवार में कोई किसी तरह की बात आई हो कि ये मुस्लिम है या लड़की? नहीं, मेरे परिवार में तो ऐसा कुछ दिक्कत ही नहीं। सब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। आपको लगता है आपको कोई खतरा वगैरह है? खतरा तो इनका ही है, मोमडन में मुस्लिम है, बहुत सारे जलते हैं हमारे से। शादी करी हमने, इसने हिंदू धर्म अपनाया, जैसे बहुत लोग हैं जलने वाले, तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या वापस वहाँ जाना चाहेंगे या नहीं? वहाँ तो जाना ही है हमको, सिक्योरिटी तो मिलनी चाहिए हमारे। आगे बढ़ते हैं। न्यूज 18 से बातचीत में प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने की है आत्महत्या को रोकने वाली पॉलिसी का ड्राफ्ट कैसा होगा, इस पर बातचीत। उन्होंने बताया कि एमपी सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने ड्राफ्ट पर काम शुरू कर दिया है। टास्क फोर्स के साथ 6 सब कमेटी बनाई गई हैं। सरकार और सामाजिक पहलुओं पर एक साथ मंथन होगा। सब कमेटियां टास्क फोर्स को रिपोर्ट देंगी। टास्क फोर्स ड्राफ्ट को अंतिम रूप देगी। आत्महत्या रोकने की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार एक अहम कदम उठाने जा रही है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी हैं। उनसे जानते हैं कि ये क्या कदम है और किस तरीके से इस दिशा में सरकार काम करेगी। सर, आप क्या कदम उठा रहे हैं कि ये जो आत्महत्या का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है समाज में, हर वर्ग में हम देख रहे हैं, वो कम हो रहा है? देखिए, आत्महत्या एक बड़ी समस्या है, पूरी दुनिया में इसको लेकर बहस भी हो रही है और लोग चिंतित भी हैं। देश में भी इस बात का चिंता है। इसीलिए हमने हमारे चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से ये निर्णय लिया है कि आत्महत्या रोकथाम रणनीति के ड्राफ्ट को हम तैयार करेंगे और उसके लिए हमने एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का निर्माण का गठन किया है। देश के नामी ग्रामी वो विषय विशेषज्ञ जिन्होंने इस समस्या को लेकर बहुत बड़ा शोध किया है, जैसे डॉक्टर हरीश शेट्टी मुंबई के हैं, बड़े मनोचिकित्सक हैं और इस विषय पर उन्होंने बहुत शोध किया है, उनको हमने शामिल किया। डॉक्टर ऋषिकांत बहरे पूना से आते हैं, एक बड़े शोधकर्ता हैं जिन्होंने मेंटल हेल्थ पर बड़ा काम किया है, उनको हमने इसमें शामिल किया है क्योंकि इसका एक कानूनी पक्ष है। तो NLU के वाइस चांसलर विजय कुमार जी को हमने इसमें शामिल किया है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि देश और प्रदेश के वो लोग जो कि इन सब विषयों पर लगातार काम करते आ रहे हैं, वो सब विचार रखें, वो सब एक ऐसे ड्राफ्ट का निर्माण करें जो कि आगे आने वाले समय में सरकार के लिए और समाज के लिए बहुत उपयोगी हो आत्महत्या रोकथाम के लिए। और इसीलिए हमने कल इसकी एक मीटिंग की है। आगे आने वाले समय में अलग अलग विषयों पर इस पर बात होगी। हमने 6 सब कमेटीज़ बनाई हैं जो कि 6 वर्टिकल्स पर काम करेगी। 2 महीने के अंदर वो सब कमेटीज़ हमें एक फर्स्ट कट का ड्राफ्ट सौंपेंगी। हम उसको फाइनल करके जल्द ही ये ड्राफ्ट बनाएंगे। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जो इस विषय पर काम कर रहा है। तो ये हैं विश्वास सारंग जी जिस वक्त हमसे बात कर रहे थे, और सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है कि जो आत्महत्या की घटनाएं हैं उनको आखिरकार किस तरीके से कम किया जाए। कैमरामैन मनीष के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। इंदौर में कोरोना के 2 साल बाद फिर झांकियों का कारवां निकला। अनंत चतुर्दशी पर भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। विसर्जन से पहले गणेश प्रतिमाओं की झांकी निकाली गई, जिसमें खजाना गणेश मंदिर की झांकी सबसे आगे थी। खजाना गणेश मंदिर की झांकी में अखाड़ों के कलाकारों ने जमकर करतब दिखाए। कलेक्टर मनीष सिंह, पुलिस आयुक्त हरिनारायण मिश्र, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल और खजाना गणेश मंदिर के पुजारियों ने खजाना गणेश मंदिर प्रबंधन समिति की झांकी का पूजन किया। गणेश जी की झांकी में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए। झांकी में अपने चिर परिचित अंदाज में कैलाश विजयवर्गीय ने गाना भी गाया।
मंच पे यज्ञ शर्मा जी के नवयुवक फोरम के लोग भी सब लोग दोनों हाथ